हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। सो आज हम थोड़ा और डिटेल में कुछ चीज़ों को देखेंगे। अकाउंट्स के अंदर हम फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, राइट? एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ। सो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। हमने हिडन एडजस्टमेंट्स भी देख लिया कि कौन से हिडन एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें हमें ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। इतना हमने किया है इतने सारे लेक्चर के लिए। उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चंस पे आएंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? एक सेकेंड। या सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच आइटम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस विल बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन द फाइनल अकाउंट। ध्यान देना क्या लिखा है। ट्रायल बैलेंस जो हमारा क्वेश्चन होगा उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से कोई भी चीज़ हम लेंगे उसको एक ही बार हम इंक्लूड करेंगे फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट मतलब चाहे हम ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे, प्रॉफिट लॉस में कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे, कैपिटल्स में कर रहे हैं या करंट में कर रहे हैं तो एक बार करेंगे, और अगर बैलेंस शीट में कर रहे हैं तो एक ही बार करेंगे। यानी ट्रायल बैलेंस से एक बार उठाएंगे और एक ही जगह कहीं लिखेंगे। डेबिट क्रेडिट जो होगा वो देखेंगे, दो एंट्री नहीं होगी। क्लियर? पहला पॉइंट है दैट इज आइदर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और इन वर्किंग सेक्शन। ईच एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स फॉर द सिमिलर अमाउंट। ध्यान देना, ईच एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स। तो हम जानते हैं एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हमने कुछ ऐसी भी एंट्रीज पढ़ी जिनके तीन तीन इफेक्ट थे, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे लिखा है सिमिलर अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये हो सकता है टोटल एंट्री 10,000 की है, ठीक है? 10,000 क्रेडिट कर रहे हैं, 10,000 डेबिट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चलो 10,000 क्रेडिट हो रहा है लेकिन डेबिट में तो एंट्री हो रही होगी 5,000 अलग कहीं पे और 5,000 अलग कहीं पे, लेकिन टोटल तो 10,000 की एंट्री होगी डेबिट में। यानी टोटल एंट्रीज ईच साइड सेम अमाउंट की होगी। इतना सा ध्यान देना है। यही ठीक उल्टा भी हो सकता है कि डेबिट में मान लो कोई एंट्री 10,000 की हो रही है लेकिन क्रेडिट में दो एंट्री बन रही है अलग अलग जगह पे, तो 5-5 की होगी, 4-6 की होगी, जो भी कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल 10,000 का ही। इतना ध्यान रखना। डेबिट बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो कितनी चीज़ें इजी करके दी है आपको। लिखा है भाई कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें डेबिट क्रेडिट होता है। तो जब हम डेबिट की बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस को लेंगे और अगर हम पुट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या असेट्स हो, सबके डेबिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा डेबिट बैलेंस। जबकि क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में और कैपिटल अकाउंट में या फिर लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है? यानी इतना ध्यान देना कि भाई डेबिट अगर बैलेंस है तो आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में लिखो, आप डेबिट में लिखोगे। क्रेडिट बैलेंस है तो किसी भी फॉर्मेट लिखो, आप क्रेडिट में लिखोगे। If salary and wages are given as separate item, wages are shown on debit side of trading account, while salaries are shown on the debit side of the profit and loss account. If the item is wages and salary, ये ऑलरेडी हमने किया था कि अगर मान लो नाम आ गया wages and salary दोनों साथ में, तो जो आगे लिखा होगा हम उसे मानेंगे। यानी अगर wages आगे दिख रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, और अगर सैलरी और wages ऐसा नज़र आ रहा है तो हम प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। ठीक है? इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंस, ध्यान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। ध्यान है, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन है हमारा उसमें बस एक्सपेंसेस में ट्रेड एक्सपेंस ही है, मतलब ट्रेड वाला में एक ही है, ट्रेड एक्सपेंस है। द आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, ध्यान देना। लेकिन इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ट्रेड एक्सपेंस एंड अदर आइटम्स, ट्रेड एक्सपेंस तो है ही है, साथ में सन्ड्री एक्सपेंस है या फिर ऑफिस एक्सपेंस है या फिर जनरल एक्सपेंस है या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस है, यानी ट्रेड एक्सपेंस दिया है और साथ में इनमें से भी कोई एक है या दोनों हैं, तो मैं ट्रेड एक्सपेंस को कहाँ डालूंगा? देन आइटम ट्रेड एक्सपेंस इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जरा ध्यान समझना, अगर ट्रेड एक्सपेंस है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है तो सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ इनमें से कोई एक है, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस, इनमें से कोई भी है, फिर ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो
बाकी के इनमें से कोई होंगे वो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी ध्यान, वरना गलती हो जाएगा। सेवेंथ है द adjustment of bad debt and provision for bad and doubtful debt should be affect after other adjustment for debtors are given effect to. Such adjustment can be unrecorded sales, drawings included in debtors, drawings treated as sales. तो कहने का मतलब ये है कि डेटा से रिलेटेड अगर कोई एंट्री हो रही है तो कह रहे हैं भाई बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट ये हमें थोड़ा बाद में करना है। क्या लिखा है? शुड बी इफेक्टेड आफ्टर अदर एडजस्टमेंट। तो अदर एडजस्टमेंट में क्या आ सकता है? हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड सेल हो, तो पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री करेंगे। अगर कोई ड्राइंग है तो उसकी एंट्री पहले होगा, फिर बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट का होगा। यानी बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट ये लास्ट में होगा, बाकी सब पहले। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी ये भी आता है डिस्काउंट ऑन डेटस, यानी डेटस को डिस्काउंट दे दिया, डेटस को डिस्काउंट दे दिया, तो इस एंट्री को एकदम लास्ट में करना है। जरा सीक्वेंस समझना, आपको दिया डेटस, तो डेटस में बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करने के पहले हमें देखना है सेल्स है क्या कोई अनरिकॉर्डेड, कोई ड्राइंग इंक्लूड है क्या, या कोई ड्राइंग इंक्लूड है सेल्स, मतलब कुछ और है क्या। उसको हम सबसे पहले जो भी प्लस करना होगा प्लस करेंगे, माइनस करना होगा माइनस करेंगे। वो करने के बाद जो टोटल आएगा फिर हम बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट करेंगे। बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट करने के बाद लास्ट में सबसे जो भी प्लस या माइनस होगा क्या होगा? डिस्काउंट ऑन डेटस, यानी डिस्काउंट ऑन डेटस सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, चलो। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट कंसर्निंग क्रेडिटर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो चाहे डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो चाहे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो, चाहे डेटर्स की बात हो या क्रेडिटर्स, दोनों पे ही डिस्काउंट वाला जो एडजस्टमेंट है या जो पार्ट है वो एकदम लास्ट में किया जाएगा, उनसे रिलेटेड बाकी एंट्रीज करने के बाद। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझेगा, लेकिन ये जरा एक दो बार समझना, ठीक ना। हिडन जो हमने एडजस्टमेंट किया लास्ट लेक्चर, हिडन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी गिवन इफेक्ट इवन इफ देयर इज नो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज इन द प्रॉब्लम इन दिस रिस्पेक्ट। क्या कह रहा है कि हिडन एडजस्टमेंट्स आपको खुद समझना होगा, वहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, मतलब अलग से नहीं लिखा होगा कि भाई ये छुपा हुआ एडजस्टमेंट है। छुपा हुआ का मतलब ही होता है कि आपको पहचानना है। हिडन और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट का मतलब ही आपको पहचानना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि भाई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया है मान लो 4000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है फॉर 4 ईयर्स, तो हमें खुद समझना चाहिए कि यार एडवर्टाइजमेंट 4000 खर्चा हुआ है और लिखा है यहाँ पे 4 साल के लिए किया है, लेकिन हमको तो बस इसी साल का अकाउंट मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिकली 3000 रुपये आप इसमें से माइनस करोगे। यदि आपको समझना है कि भाई इस साल का खर्चा तो बस 1000 ही बना, क्योंकि अगर 4 साल के लिए 4000 दिया है तो 1 साल के लिए 1000 होगा, और हमें तो बस इसी साल का एक्सपेंस दिखाना है एडवर्टाइजमेंट का, यानी बाकी का 3 माइनस करना होगा। तो ये खुद समझना है, वहाँ पे कहीं अलग से नहीं लिखा होगा कि भाई एडजस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, नो, वहाँ पे नहीं लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा, आपको खुद समझना होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन। हाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक की कभी कभी ना 2 वैल्यू होती है, एक कॉस्ट वैल्यू और एक मार्केट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन विच एवर इज लेस। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस दिया है 5000 और मार्केट प्राइस दिया है 10000, तो जब दोनों ही दिया होगा तो आप जो कम होगा, कम मतलब कॉस्ट प्राइस कम है तो 5000 दोगे। ठीक, मान लो उल्टा हो सकता है कि भाई इसकी वैल्यू मार्केट प्राइस की 6000 है और कॉस्ट प्राइस की 10000 है, तो फिर आप मार्केट प्राइस लोगे, यानी दोनों में से जो कम होगा वो हम अमाउंट लेंगे अपने एंट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक सेकेंड ना, जरा कैमरा देख लो। हाँ ठीक है, बराबर है। तो इफ़ अ मैनेजर, नेक्स्ट क्या है 10th, इफ़ अ मैनेजर और अ पार्टनर इज अलाउड कमीशन, यानी कंपनी का जो पार्टनर है या कंपनी में कोई मैनेजर है, अगर उसे कमीशन दिया जा रहा है कोई भी एक प्राइस परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिल रहा है, सच कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग मैनर, डिपेंड्स अपॉन हाउ द कमीशन इज कोटेड, यानी कमीशन किस तरह से दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए दो तरीका यहाँ पे दिया है, क्योंकि 2 तरीके से हम कमीशन दे सकते हैं। एक दिया है इफ़ इट इज़ ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कह रहा है भाई नेट प्रॉफिट, हालांकि दोनों ही नेट प्रॉफिट पे है, लेकिन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये कमीशन इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा,
तब ये एंट्री होगी। और दूसरा है इफ़ इट इज़ ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन की एंट्री करने के बाद फिर नेट प्रॉफिट पे दिया जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। तो इसे हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेयरली आने वाला एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे जिससे समझ में आएगा। आई होप समझ रहे हो। 2 तरीके से नेट प्रॉफिट पे ही दे रहे हैं, लेकिन पहले लिखा है कि कमीशन की एंट्री नहीं करने के पहले दे देंगे, और यहाँ लिखा है कमीशन की एंट्री करने के बाद देंगे, तो दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। तो कमीशन देते वक्त हम इस पे ज़रूर ध्यान देंगे जब क्वेश्चंस पे जाएंगे। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज बेसिस और फॉर 6 मंथ्स। ऑन द डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, किसमें, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। दूसरा तीसरा लेक्चर हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था क्या, कि अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज 6 महीना मानेंगे। अब लिखा है 6 मंथ्स, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है मेथड्स ऑफ कैपिटल में। इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इन मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड ओनली। तो जनरली हम इसे भी 6 महीना मानते हैं। लिखा क्या, देखो ध्यान दो, कि अगर कोई पार्टनर साल के बीच में मिडल ऑफ द ईयर कैपिटल डालता है बिजनेस के अंदर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, क्वेश्चन में अगर होगा तो देना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में दिया है तो कैलकुलेट करना होगा, लेकिन डेट नहीं लिखी है तो हम 6 महीना इसमें भी मान के चलेंगे, ठीक है। दिस कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एट योर स्टैंडर्ड 12th लेवल। कह रहा है भाई 12वीं के लेवल पे ऐसे एडजस्टमेंट आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। चलो हाँ, अब ये लास्ट है हमारा यहाँ थियोरी में। ये लास्ट क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एडजस्टमेंट में नहीं होती, सीधा ट्रायल बैलेंस में ही होती हैं, तो फिर एंट्री कहाँ होगी। जैसे ये एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी अगर ट्रायल बैलेंस में ही लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है, ट्रायल बैलेंस में लिखा है, तो एंट्री कहाँ जाएगी, लायबिलिटी में। एक्सपेंस की बात हो रही है, जब कोई एक्सपेंस बाकी है, मैंने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, बैलेंस है। और जब एक्सपेंस की बात हो रही है मतलब कंपनी को खर्चा करना था लेकिन कंपनी ने किया नहीं है, तो कंपनी के सर पे क्या है, कर्ज है। कर्ज है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। एनी प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है लेकिन प्रीपेड है, यानी मैंने पहले से ही ज़्यादा पैसा दे के रखा है, तो असेट्स में जाएगा, ठीक उल्टा। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, कहने का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या होता है, जो पैसा मुझे मिलने वाला है, कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बाकी है, यानी कोई मिस्टर ए है, इससे पैसे आने वाले थे कंपनी को, लेकिन कंपनी को अभी तक नहीं आए, तो मिस्टर ए के पास जो पैसे हैं वो किसके हैं, कंपनी के हैं। तो कंपनी का अगर पैसा है तो वो कंपनी के लिए क्या है, असेट से, एंट्री कहाँ जाएगी, असेट साइड। ठीक, इसका उल्टा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मिस्टर ए ने काम होने के पहले ही पैसा दे दिया है कंपनी को, तो जब तक कंपनी काम नहीं करेगी कंपनी के लिए क्या है, वो एडवांस है। और एडवांस हमेशा लायबिलिटी होती है, यानी कर्ज होती है, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तब तक वो पैसा कंपनी का नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में गलती से दिया है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है। क्यों, क्योंकि ये असेट्स की वैल्यू को कम करता है। असेट्स की वैल्यू को कम करता है मतलब ये एक तरह से लॉस है। क्या है ये, लॉस, एक्सपेंस नहीं है, ये लॉस है। और लॉस कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंस और लॉस साइड होता है। तो अगर कोई खर्चा हो रहा है या खासकर नुकसान हो रहा है तो नुकसान हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अभी मैंने बताया नुकसान हो रहा है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कहने का मतलब क्या है, असेट्स कोई बेचा और नुकसान हो गया। जैसे मान लेते हैं फर्नीचर था कितने का, 10,000 का, और बेच दिया उसको 8,000 में, तो कितने का नुकसान हो गया, 2,000 का। 2,000 का नुकसान कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल, ये हमें जानते हैं ऑलरेडी। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड जो होता है पार्टनर के लिए इनकम होता है, और डेबिट साइड जो होता है पार्टनर के लिए लॉस या एक्सपेंस होता है। जब पार्टनर ड्राइंग ले जा रहा है, यानी कि बिजनेस से कुछ पैसे ले जा रहा है या गुड्स ले जा रहे हैं, यहाँ पे गुड्स लिखा है ना, तो गुड्स लेके जा रहा है, तो पार्टनर के लिए इसे एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है, एक्सपेंस। इसकी एंट्री कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी बनाएंगे। रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जाता है। मतलब एक वो पैसे हैं जो बचा के रखे गए हैं, तो ये लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ध्यान दो, पब्लिक से कंपनी को मिला, कंपनी एक्स है और ये पब्लिक है, पब्लिक ने पैसा दिया डिपॉजिट, किसको,
कंपनी एक्स को, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। जैसे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो जब शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है तो क्या होता है, पब्लिक कंपनी में शेयर खरीदती है और पब्लिक का पैसा किसके पास आता है, कंपनी के पास, तो लायबिलिटी होता है। डिपॉजिट का मतलब ये है कि भाई कंपनी ने बाहरी लोगों से पैसे लिए हैं, तो लायबिलिटी हो गई, कहाँ जाएगी, लायबिलिटी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये हमने ऑलरेडी किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का मतलब होता है हमने एडवर्टाइज़ किया एक तरह से, क्या किया, एडवर्टाइज। लेकिन दूसरे एंगल में देखा जाए तो ये लॉस है, क्या है, लॉस। एक्सपेंस भी नहीं है, लॉस है। एक्सपेंस भी कह सकते हो, लेकिन जनरली इसे लॉस भी मान सकते हैं, तो दोनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमने फ्री में बांट दिया, फ्री में बांट दिया तो एक तरह से लॉस ही हो रहा है, या फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे तो एक्सपेंस हो रहा है। ये कुछ नया नाम है, आपको शायद पहली बार या दूसरी बार सुनाई देता होगा, पहले आपने नहीं सुना होगा। सस्पेंस अकाउंट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस समझ लो क्या है। अगर डेबिट बैलेंस है, कोई सस्पेंस अकाउंट है और डेबिट बैलेंस है, तो असेट्स में लिखेंगे, और अगर कोई सस्पेंस अकाउंट है और क्रेडिट बैलेंस है तो उसे सीधा लायबिलिटी में। तो ध्यान देना कि सस्पेंस अकाउंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, बैलेंस शीट से। अगर डेबिट बैलेंस है तो असेट्स, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी। बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये भी हम समझेंगे क्या है। कलेक्शन ऑफ बिल्स मतलब बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है, तो बिल्स रिसीवेबल जनरली असेट्स में ही जाता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, 11th में हमने पढ़ा है, राइट। ओके, चलो ये भी एक लास्ट दिया है, इसको भी देख लेते हैं। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो ये देखो आपकी बुक में ना बहुत अच्छी चीज़ दी है। ये जो भी फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ना चाहता है या फाइनल अकाउंट पढ़ना चाहता है, तो ये स्टेप ज़रा फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल भी है, मतलब ये करोगे तो जो बहुत जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इंक्लूडिंग द वर्किंग नोट, कहने का मतलब क्या है, पहले फॉर्मेट सारे बनाओगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इसी में जनरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी इसी में बन जाता है, या कुछ लोग अलग भी बनाते हैं। फिर कैपिटल या करंट अकाउंट जो बनेगा, जैसे पार्टनरशिप की बात हो रही है तो ये बनेगा कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर शोल ट्रेडिंग की बात हो रही है तो ये नहीं बनेगा। और लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है। तो कम से कम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो होता ही है, और अगर पार्टनरशिप की बात हो रही है तो कैपिटल या करंट अकाउंट भी बनेगा, तो पहले फॉर्मेट बनाने हैं हमें, ठीक है। ट्रेस सम, और कह रहे वर्किंग नोट भी, यानी कि ज़रूरत पड़े तो कुछ वर्किंग नोट पहले ही करके रख लो, जैसे जो कैलकुलेशंस होते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, तो इनमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो वर्किंग नोट भी हमें पहले कर लेना चाहिए। हालांकि आप साथ साथ भी करोगे चलेगा, लेकिन फॉर्मेट तो हमें पहले ही बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले ट्रेडिंग बनाओ और ट्रेडिंग एंट्री करो, नहीं, सबका फॉर्मेट पहले बनाओगे, फिर एक एक करके ट्रायल बैलेंस है, देखो क्या लिखा है, प्लेस द मार्क ऑन ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट बनाने के पहले भी हम, एक्चुअली मेरे ख्याल से नहीं, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए था, पहला स्टेप ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस फॉर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एडजस्टमेंट, पूरा ट्रायल बैलेंस पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे आप, और टिक मार्क करोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है। आई होप ये पहले से भी आपको पता होगा। जैसे मान लो कि लिखा है सैलरी, क्या लिखा है, सैलरी, तो जब सैलरी लिखा तो उस पर टिक मार्क करोगे कि कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट लॉस में, तो PL लिख सकते हो, PL। मान लो लिखा है वेजेस, तो वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं T या फिर TD लिख सकते हैं, या TC लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी वो लिख सकते हो। क्वेश्चन मार्क करना है ताकि जब हम लोग इस फॉर्मेट में जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सीधे सीधे पुट करते हैं, ठीक है। गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड गिव ओनली वन अकाउंटिंग इफेक्ट सिक्वेंसली, वही मार्क करना है। ग्रो थ्रू एडजस्टमेंट्स एंड गिव 2 अकाउंटिंग इफेक्ट्स, ओके। तो भाई सीधी सी बात है, फिर एडजस्टमेंट्स में आएंगे और हम जो जैसा एडजस्टमेंट है उसका 2 इफेक्ट करेंगे। लेज़र को क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल का बैलेंस लेंगे और फिर उसे ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, टैली द बैलेंस शीट। इन सब के बीच में एक और चीज़ करनी है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में हम जो ट्रायल बैलेंस होता है, जो क्वेश्चन होता है हमारा, क्वेश्चन में जब हम एडजस्टमेंट ध्यान देंगे ना, तो एडजस्टमेंट करते वक्त पहले ही हम स्टार मार्क कर लेंगे जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। चलो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेप से आप यू कैन फॉलो एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। चलो तो कैसा, देखो मैं जो है, मैंने कहा था हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ हम सॉल्व करेंगे, राइट। और छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये है कि जो सॉल्व क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, डेबिट में एंट्री क्यों हुई है, क्रेडिट में एंट्री क्यों हुई है, एकदम ज़ीरो से समझेंगे।
तो सॉल्व क्वेश्चन भी किया जाएगा और अनसॉल्व भी किया जाएगा। तो ट्रिक कुछ इस तरह का है कि पहले में जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व है आपके बुक में ये वाला, तो इस क्वेश्चन को हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही एंड में मैं आपको होमवर्क दूंगा, और वो होमवर्क होगा इसी बुक में जो अनसॉल्व है, लेकिन जो होमवर्क दूंगा मैं उसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक सॉल्व किया जाएगा और एक होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क को भी मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कौन सा एरर हो रहा है कौन सा नहीं। यानी मेरे सॉल्व करने से पहले ही आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आप ट्राई करोगे सीधी सी गलती होगी, लेकिन समझेगा तो कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, गलती क्या हो रही है, कैसे हो रही है, और आपकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस तरह से मैं लगभग 15 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे चुका रहूँगा इस चैप्टर में। 15 क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके रहोगे, और सीधी सी बात है 15 क्वेश्चन एक टॉपिक को लेके किया तो लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी, और एंड में आते आते तो आप सब समझ जाओगे, राइट। चलो, तो अगली बार इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले मैं चाहूँगा आप एक बार जितने भी अभी लेक्चर्स हुए हैं आपने ज़रूर नोट डाउन किए होंगे, उन्हें एक बार फटाफट देख लो। खासकर क्या, प्रोविजंस देख लो, रूल्स वगैरह देख लो, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट देख लो, राइट। एडजस्टमेंट्स देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट में जो हमने इस लेक्चर में किया है वो जो स्टेप्स हैं हिडन एडजस्टमेंट्स के और बाकी सारी चीज़ों के, और इसमें जो हमने देखा वो सारी चीज़ें पढ़ लेना है एक बार सरसरी निगाहों से, फटाफट याद नहीं करना है, बस फटाफट देख लेना है, क्योंकि बेके जो है याद करने का विषय नहीं है, ठीक है ना। हम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, स्टॉप करें, चलो फिर बाय, गुड नाइट।